1973 का वो ऐतिहासिक दिन। हाँ। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने ना भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय किया था। हाँ बिल्कुल, केशवानंद भारती केस। सही कहा भूमि। और उस तीखी कानूनी बहस के केंद्र में हजारों पन्नों का पूरा संविधान नहीं था, बल्कि सिर्फ एक पन्ने की एक इबारत थी, हमारी संविधान की प्रस्तावना। जिसे हम प्रिएम्बल कहते हैं। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम भारतीय संविधान की इसी प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे, खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं यानी यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री को खंगालते हुए आज का हमारा लक्ष्य यही समझना है कि आखिर ये एक पन्ना पूरे देश की दिशा कैसे तय करता है। मतलब इस विषय की गहराई वाकई हैरान करने वाली है परेश। अक्सर लोग ना इसे केवल एक परिचयात्मक लेख या किसी किताब के प्रीफेस की तरह देखते हैं। हाँ, वो स्कूल की किताबों के पहले पन्ने वाला। बिल्कुल वही। लेकिन कानूनी और संवैधानिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये पूरे राष्ट्र का डीएनए है। डीएनए मतलब मूल आधार। हाँ, अगर संविधान को हम एक विशाल और जटिल ढांचे के रूप में देखें, तो प्रस्तावना वो नींव है जिस पर ये पूरा ढांचा खड़ा है। ये केवल ये नहीं बताती कि संविधान में क्या है, बल्कि ये स्पष्ट करती है कि ये संविधान क्यों है और किसके लिए है। और भूमि, यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है ना, जो प्रस्तावना के पहले ही वाक्य में छिपा है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, अब एक आम नजरिए से देखा जाए तो संविधान सभा में तो केवल कुछ 100 लोग ही बैठे थे ना, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हाँ। करीब 300 लोग। तो फिर हम भारत के लोग लिखने का तकनीकी और दार्शनिक औचित्य क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक आकर्षक नारा है, या इसके पीछे कोई वास्तविक शक्ति का सिद्धांत काम कर रहा है? अरे नहीं परेश, ये कोई साधारण नारा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे ना पॉपुलर सोवेरेंटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता का सबसे गहरा राजनीतिक सिद्धांत काम कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, दुनिया के कई पुराने देशों में सत्ता का स्रोत क्या होता था? कोई राजा, कोई शाही परिवार, या कह लो कोई ईश्वरीय अधिकार। हाँ, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। बिल्कुल। और ब्रिटिश राज के दौरान भारत में सत्ता का स्रोत ब्रिटिश संसद हुआ करती थी। लेकिन हम भारत के लोग लिख कर ना, संविधान निर्माताओं ने सत्ता के उस स्रोत को पूरी तरह से पलट दिया। ओह, मतलब पावर का सोर्स ही बदल दिया। एकदम सही। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इस देश में सर्वोच्च सत्ता किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी विदेशी ताकत के पास नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर भारत की जनता में निहित है। यार, इसका मतलब तो ये हुआ कि संविधान अपनी शक्ति किसी आसमान से या बाहरी शासक से नहीं ले रहा है, बल्कि खुद उन नागरिकों से ले रहा है जिन पर वह लागू होने वाला है। हाँ, यही तो सबसे खूबसूरत बात है। और जब प्रस्तावना का अंतिम वाक्य कहता है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, तो ये एक तरह का कानूनी घोषणा पत्र बन जाता है कि जनता ने खुद को ही ये संविधान सौंपा है। बिल्कुल, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन भूमि, एक बात बताओ, ये पूरी विचारधारा रातों रात तो विकसित नहीं हुई होगी ना? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए, तो इस प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप आखिर अस्तित्व में आया कैसे? तो इसके ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए ना हमें 1946 के उस दौर में जाना होगा, जब संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। हाँ, जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था। सही कहा। उस समय ये तय करना था कि भविष्य का भारत कैसा होगा। इसी प्रक्रिया में 13 दिसंबर 1946 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख बनकर उभरती है। 13 दिसंबर 1946, इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। आज हम जिसे प्रस्तावना कहते हैं ना परेश, वो असल में उसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक परिष्कृत, कानूनी और संक्षिप्त रूप है। अच्छा, अगर आज के दौर के हिसाब से इसे समझा जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसी बड़े स्टार्टअप या संगठन के मिशन स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा था? मिशन स्टेटमेंट, हाँ। मतलब फाइनल प्रोडक्ट या संविधान के तैयार होने से बहुत पहले ही ये तय कर देना कि इस नए राष्ट्र के कोर वैल्यूज क्या होंगे, इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा और ये अपने नागरिकों को क्या सुविधाएं देगा। अरे वाह, ये तुलना एकदम सटीक है परेश। उद्देश्य प्रस्ताव एक मिशन स्टेटमेंट ही था, जिसने संविधान सभा की पूरी बहस और सोच को ना एक स्पष्ट दिशा दी। एक ब्लूप्रिंट की तरह। हाँ,
और उस मिशन स्टेटमेंट को एक मजबूत कानूनी भाषा में पिरोने का जो भागीरथ प्रयास हुआ ना, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका सबसे अहम रही। बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं था। सही बात है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ये आदर्श केवल हवाई बातें न रहें, बल्कि उन्हें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का ठोस आधार मिले। अच्छा भूमि, इस ऐतिहासिक प्रक्रिया में ना 2 तारीखें अक्सर सामने आती हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कभी-कभी बहुत भ्रम पैदा करती हैं। हाँ, मुझे पता है तुम किन तारीखों की बात कर रहे हो। है ना? प्रस्तावना के अंत में 26 नवंबर 1949 की तारीख दर्ज है, लेकिन पूरे देश में संविधान लागू होने और गणतंत्र दिवस मनाने की तारीख 26 जनवरी 1950 है। तो प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 की ही बात क्यों करती है? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखो, 26 नवंबर 1949 वो दिन है जब संविधान सभा ने संविधान के निर्माण का काम पूरा कर लिया था। ओके। और उसे अपना लिया था, यानी अडॉप्ट कर लिया था। प्रस्तावना उसी अपनाने वाले दिन को प्रमाणित करती है। तो फिर 26 जनवरी का क्या महत्व है? ऐतिहासिक कारणों से, खासकर 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिए गए पूर्ण स्वराज के संकल्प की याद में, इस पूरे संविधान को आधिकारिक रूप से लागू यानी एनफोर्स करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का इंतजार किया गया। ओहो, तो अडॉप्ट किया 26 नवंबर को और एनफोर्स किया 26 जनवरी को। बिल्कुल, इसीलिए प्रस्तावना में निर्माण और अंगीकरण की तारीख 26 नवंबर ही लिखी है। समझ गया। चलिए, अब इस मिशन स्टेटमेंट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। वो 5 प्रमुख शब्द जो भारत नामक इस राज्य की प्रकृति या नेचर तय करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। एकदम। रिसर्च सामग्री को देखते हुए सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए इन शब्दों का अर्थ समझना तो जरूरी है ही, इनका सही क्रम याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम है सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट। अरे नहीं, रुको, फंस गए ना? हाँ यार, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। भूमिका, क्या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इन 5 शब्दों को सही क्रम में याद रखने की कोई मेमोरी ट्रिक है? बिल्कुल है। इसे बस SSSDR की तरह याद रखो। पहला S है सॉवरेन यानी संप्रभु, दूसरा S है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, तीसरा S है सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है। और फिर D से डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और R से रिपब्लिक यानी गणराज्य। बेहतरीन ट्रिक है। SSSDR। तो चलो शुरुआत सॉवरेन यानी संप्रभुता से करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी अन्य देश या सत्ता के अधीन नहीं है। एकदम सही। संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च स्वतंत्रता। चाहे भारत की विदेश नीति हो या देश के भीतर बनने वाले कानून, कोई भी बाहरी ताकत या अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत को आदेश नहीं दे सकती। मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। हाँ, आजादी से पहले भारत एक डोमिनियन या उपनिवेश था, लेकिन संप्रभुता ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर खड़ा किया। इसके बाद के 2 शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये तो बहुत ही व्यापक बहस का विषय रहे हैं यार। बहुत ज्यादा। अगर भारतीय समाजवाद की बात की जाए तो ये सोवियत संघ वाले उस साम्यवादी समाजवाद से तो बिल्कुल अलग नजर आता है ना, जहां हर चीज पर सरकार का नियंत्रण होता है। हाँ परेश, भारतीय समाजवाद अपने आप में अनूठा है। इसे लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। मतलब इसमें लोकतंत्र का तड़का है। बिल्कुल। यह मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला जुला रूप है, जिसका मुख्य झुकाव ना गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। इसका लक्ष्य निजी संपत्ति को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। तो फिर मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को दूर करना। यहाँ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और यही अनूठापन सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्षता में भी दिखता है। अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म और राज्य का पूरी तरह से अलग होना, जिसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट कहते हैं। हाँ, यानी राज्य धर्म के मामले में कोई दखल नहीं देगा और धर्म राज्य के मामले में। इसे नकारात्मक सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन भारत का मॉडल अलग है ना? बहुत अलग है। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। भारतीय पंथ निरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत धर्म विरोधी है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा।
राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं और सभी को फलने फूलने का समान अवसर और सुरक्षा मिलेगी। और जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म में सुधार के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप भी कर सकता है ना? जैसे छुआछूत का अंत। बिल्कुल सही उदाहरण दिया। चलिए अब आते हैं अंतिम दो शब्दों पर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यार भूमि, कई बार ऐसा लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही तो है, क्योंकि जहां लोकतंत्र है वहां गणराज्य होना ही चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक होने का संबंध सरकार चुनने की प्रक्रिया से है। हाँ, इलेक्शन से। यानी वयस्क मताधिकार के जरिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और सरकार बनाएगी। सत्ता का स्रोत जनता का वोट होगा। और वहीं रिपब्लिक यानी गणराज्य का संबंध इस बात से है कि देश का सबसे बड़ा मुखिया यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। बिल्कुल, ब्रिटेन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ना। हाँ, समझाओ कैसे? देखो, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, चुनाव होते हैं, संसद है और प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं, लेकिन ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां देश का मुखिया एक वंशानुगत राजा या रानी होते हैं, क्राउन। इसके विपरीत भारत एक गणराज्य है, क्योंकि हमारे देश के प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते। एकदम सही। उन्हें भी जनता द्वारा भले ही अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत का कोई भी आम नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है। ये तुलना ने संतर को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। गणराज्य का एक और निहित अर्थ ये भी है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि लोगों के हाथ में है। मतलब कोई वीआईपी कल्चर नहीं। कानूनी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। समाज में कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है और सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। क्या बात है। तो राष्ट्र की प्रकृति एसेसिटी तय होने के बाद अगला चरण ये समझने का है कि ये राष्ट्र अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। हाँ, इसके उद्देश्य क्या है? और यहीं पर प्रस्तावना के 4 मुख्य उद्देश्य सामने आते हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बिल्कुल। अब देखो, न्याय की जब भी बात होती है तो पहली छवि अदालतों और मुकदमों की उभरती है, लेकिन प्रस्तावना में न्याय का दायरा बहुत बड़ा है ना। बहुत व्यापक है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और परिश, इन तीनों प्रकार के न्याय का क्रम भी ना बहुत विचारणीय है। क्रम मतलब इनका सीक्वेंस? हाँ, प्रस्तावना सबसे पहले सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस को रखती है, फिर आर्थिक और अंत में राजनीतिक न्याय। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण ये है कि जब तक समाज में जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक आर्थिक या राजनीतिक न्याय का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ओह, यानी समाज में पहले बराबरी का व्यवहार हो, फिर आर्थिक संसाधनों और संपदा का समान वितरण हो, ताकि अमीर और गरीब की खाई कम हो सके। बिल्कुल। और उसके बाद हर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने और वोट देने का समान अधिकार मिले। कमाल का लॉजिक है ना? और इसी तरह लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। हाँ, मनमानी करने की छूट नहीं है। सही कहा। स्वतंत्रता को कभी भी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं माना गया है। प्रस्तावना विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो देती है, लेकिन ये स्वतंत्रता कुछ युक्त प्रतिबंधों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगती है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। और इक्वालिटी यानी समानता भी इसी दिशा में काम करती है, जहां प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। लेकिन भूमि, इन तीनों न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बाद जो चौथा शब्द आता है वो शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। फ्रेटर्निटी। हाँ, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व या भाईचारा। अब यहां मेरा एक तीखा सवाल है। पूछो। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका सबसे सटीक जवाब ना डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में मिलता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तीनों मिलकर एक त्रिमूर्ति बनाते हैं। इनमें से किसी एक को भी अलग करने का मतलब है लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर देना। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कानून बनाकर लोगों को समानता का अधिकार दे भी दिया जाए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान या बंधुत्व की भावना ही ना हो, तो वो कानूनी समानता जमीन पर कभी लागू नहीं हो पाएगी। एकदम सही पकड़े हो। ये एक बहुत ही जमीनी हकीकत है।
अगर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा ना, तो कानूनी स्वतंत्रता और समानता सिर्फ किताबों में बंद होकर रह जाएगी। मतलब बिना भाईचारे के सब बेकार है। बिल्कुल, बिना बंधुत्व के समानता केवल कुछ लोगों के विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। बंधुत्व असल में वो गोंद है, वो ग्लू है जो इतनी विविधताओं वाले इस देश को एक सूत्र में पिरोकर रखता है। इसके बिना न तो न्याय स्थापित हो सकता है और न ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित रह सकती है। यार, ये बहुत ही गहरा विश्लेषण है। बंधुत्व केवल एक नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए अब चर्चा को उस पहलू की ओर मोड़ते हैं जहां प्रस्तावना ने कई कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयां देखी हैं। प्रस्तावना को कभी भी ऐसी जड़ वस्तु नहीं माना गया जिसे बदला न जा सके। अमेंडमेंट्स। हाँ, 1976 में आपातकाल के दौरान लाया गया 42वां संविधान संशोधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय संविधान के इतिहास में 42वां संशोधन बहुत अहम स्थान रखता है। इसी संशोधन के जरिए प्रस्तावना में पहली और अब तक की इकलौती बार बदलाव किया गया था। हाँ, वो 3 नए शब्द जोड़े गए थे ना। हाँ, सोशलिस्ट, सेक्युलर और राष्ट्र की एकता वाले वाक्य को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी इंटेग्रिटी कर दिया गया। लेकिन भूमि, यहाँ एक तार्किक सवाल ये उठता है कि अगर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द 1976 में जोड़े गए तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाना चाहिए कि 1976 से पहले भारत का संविधान सेक्युलर या सोशलिस्ट नहीं था? ये ना एक बहुत ही सामान्य गलतफहमी है परेश। ये सही है कि ये शब्द मूल प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए थे, लेकिन इनका जो मूल दर्शन और भावना थी वो संविधान में पहले से ही बहुत गहराई से मौजूद थे। मतलब वो इनडायरेक्टली वहां थे। बिल्कुल। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही देश को एक सेक्युलर चरित्र दे रहा था। हाँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सही। और उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में धन के समान वितरण और कल्याणकारी राज्य की बात पहले से ही समाजवाद को दर्शा रही थी। 42वें संशोधन ने केवल उन चीजों को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना के पन्ने पर लिख दिया जो संविधान में पहले से अंतर्निहित थीं। ये स्पष्टता तो सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है यार। हाँ। अब प्रस्तावना में संशोधन की बात हो और न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स तो कोर हैं। है ना? प्रस्तावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं जिन्होंने ये तय किया कि प्रस्तावना की कानूनी हैसियत आखिर क्या है। इसकी शुरुआत होती है 1960 के बेरूबाड़ी यूनियन केस से। हाँ, बेरूबाड़ी केस में ना सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो कोर्ट ने क्या कहा? उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक चाबी जरूर है। ये उनके इरादों को स्पष्ट करती है, लेकिन कानूनी तौर पर ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अरे, हिस्सा नहीं है। हाँ। इसका तर्क ये था कि प्रस्तावना ना तो विधायिका को कोई स्पष्ट शक्ति प्रदान करती है और न ही ये अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल है। मतलब 1960 तक न्यायपालिका का स्पष्ट मानना था कि प्रस्तावना सिर्फ एक आवरण है, मुख्य किताब का हिस्सा नहीं। एकदम सही। लेकिन फिर 1973 में वो क्षण आता है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, केशवानंद भारती केस। द लैंडमार्क जजमेंट। हाँ, ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है, जहां 13 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस केस में न्यायपालिका ने अपनी ही पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया ना। बिल्कुल परेश। केशवानंद भारती केस ने भारतीय संवैधानिक कानून की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस मामले में मुख्य सवाल यह था कि क्या संसद अपने संशोधन के अधिकार का उपयोग करके संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है? अनुच्छेद 368 का उपयोग करके। हाँ। क्या वो प्रस्तावना को बदल सकती है? इसी बहस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बेरूबाड़ी के केस के फैसले को खारिज कर दिया और घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न हिस्सा है। क्या बात है। और इसी केस से वो प्रसिद्ध सिद्धांत निकल कर आया जिसे हम संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। हाँ, मूल ढांचा सिद्धांत का सार ये है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इस शक्ति का उपयोग करके संविधान के उन मूलभूत आदर्शों या दर्शन को नष्ट नहीं कर सकती जिन पर वो खड़ा है। और वो मूल दर्शन लिखा कहाँ है? वो प्रस्तावना में लिखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना कोई बाहरी चीज नहीं है,
बल्कि पूरा संविधान इसी प्रस्तावना की बुनियाद पर बुना गया है। तो संशोधन हो सकता है लेकिन ढांचा नहीं टूटना चाहिए। एकदम सही। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता जो इसके मूल ढांचे जैसे संप्रभुता, लोकतंत्र या पंथ निरपेक्षता को ही खत्म कर दे। यानी एक तरह से संसद की असीमित शक्तियों पर लगाया गया एक बहुत ही तार्किक और आवश्यक ब्रेक था। बिल्कुल। इसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस आता है, जिसने केशवानंद भारती केस के फैसले को और मजबूती दी। हाँ, LIC केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये दोहराया और मोहर लगाई कि प्रस्तावना संविधान का न केवल एक हिस्सा है बल्कि एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट। हाँ, और ये तय हो गया कि संविधान की व्याख्या करते समय जहां भी भाषा अस्पष्ट होगी वहां न्यायपालिका प्रस्तावनाओं में दिए गए आदर्शों की ही रोशनी में चीजों को देखेगी। इन ऐतिहासिक मुकदमों के सफर को समझना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। तो भूमि, इसी को ध्यान में रखते हुए एक मॉक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए। अरे बिल्कुल, पूछो। कई बार UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सीधा सवाल पूछा गया है कि किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? विकल्प हैं A बेरुवाड़ी केस, B गोलकनाथ केस, C केशवानंद भारती केस और D LIC केस। और जैसा कि इस पूरी क्रोनोलॉजी से स्पष्ट होता है, इसका सही उत्तर विकल्प C है, केशवानंद भारती केस 1973। एकदम सही जवाब। क्योंकि इसी केस में पहली बार इसे हिस्सा माना गया था, जबकि बेरुवाड़ी में तो इसे नकार दिया गया था। हाँ, और यही बारीक अंतर परीक्षा के दबाव में उम्मीदवारों को उलझा देते हैं। इसलिए तथ्यों के पीछे के कारणों और न्यायपालिका के तर्क को समझना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। तो अब अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक सूत्र में पिरोया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना की यात्रा कितनी दिलचस्प रही है। हम भारत के लोग से शुरू होकर यह स्थापित हुआ कि इस देश की असली सत्ता जनता में है। 20 नवंबर 1949 के दिन इसे अपनाए जाने का ऐतिहासिक सफर सामने आया। इसके बाद वो जादुई अनुक्रम SSSDR सामने आता है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। हाँ, जो भारत देश की प्रकृति को परिभाषित करता है। और उन प्रकृतिगत विशेषताओं के आधार पर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 4 मुख्य उद्देश्य स्थापित हुए। जहां बंधुत्व वो मनोवैज्ञानिक गोंद है जो पूरे समाज को बिखरने से बचाता है। और अंत में न्यायपालिका का वो सफर जहां 1960 में इसे हिस्सा न मानने से लेकर 1973 में इसे संविधान का मूल ढांचा और 1995 में अभिन्न अंग मानने तक का विकास हुआ। हाँ, और 42वें संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे नए शब्दों का जुड़ना भी तो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल। किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ना इन शब्दों के गहरे अर्थ, इनका सही क्रम और इनसे जुड़े मुकदमों का कानूनी तर्क कंठस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल रटने का विषय नहीं है परेश। हाँ, ये समझने का विषय है कि हमारा देश किस बुनियाद पर खड़ा है। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी का ये सफर कई बार अंतहीन और चुनौतीपूर्ण लग सकता है। सही बात है। हजारों पन्नों की किताबें और भारी भरकम तथ्य उम्मीदवारों के लिए एक लंबी मैराथन की तरह होते हैं। लेकिन जिस तरह केवल एक पन्ने की प्रस्तावना पूरे विशाल संविधान की दिशा और उसका चरित्र तय कर देती है, उसी तरह निरंतरता के साथ किए गए छोटे छोटे वैचारिक प्रयास भी ना पूरी तैयारी की दिशा को स्पष्ट कर देते हैं।